नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भारती, माँ ओडिशा हम सभी को सन्मार्ग पे चलने की सामर्थ्य प्रदान करें। माँ भारती से सिर्फ यही प्रार्थना है, अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्माँ अमृतगमया। अर्थात हे माँ, हम सभी को असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से क्षण भंगुरता से अमरता की ओर ले चलो। आज मैं विशेष प्रयोजन से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने इस 9 वर्ष के आरंभ में मैंने खुद से एक संकल्प लिया था कि इस वर्ष मैं कुछ रचनात्मक कार्य करूँगा, कुछ नया काम करूँगा। मैं चाहता था कि ये जो दुष्चक्र है, सुबह होती है, शाम होती है, जीवन यूं ही तमाम होती है, इस दुष्चक्र को मैं तोड़ूं। इसलिए मेरी इच्छा थी, मैंने संकल्प लिया कि इस साल मैं कुछ नया रचनात्मक कार्य करूंगा। तो प्रश्न यह था कि मैं क्या कार्य करूं, कौन सा विकल्प निभाऊं, कौन सा विकल्प चुनूं, क्योंकि बहुत सारे विकल्प होना भी अपने आप में संकट है। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, विशेषकर जो हमारे पूर्व नौसेना के सहकर्मी थे, तो उन सब ने सुझाव दिया कि मैं पुस्तकों का समीक्षा करूं। वस्तुतः इसमें मेरा व्यक्तिगत रुचि भी है, क्योंकि पुस्तक पढ़ना मुझे बचपन से ही रुचि कर रहा है। फिर जो मैंने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की, उस दौरान भी मैंने हजारों पुस्तकें पढ़ी। तो लगा कि ये कार्य मेरे लिए सहज होगा, इसमें मेरी रुचि भी है। तो मैंने पुस्तक समीक्षा का कार्य चुना रचनात्मक कार्य करने के लिए। फिर मैं सोचा कि इसकी शुरुआत कैसे करूं। तो उसके लिए मैंने एक पुस्तक की चयन किया है। वस्तुतः आज मैं जो करने वाला हूँ, इसे पुस्तक समीक्षा ना कहा जाए तो ज़्यादा उचित है। मैं वस्तुतः पुस्तक समीक्षा की टीजर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अनुशंसा कर रहा हूँ कि वो पुस्तक आप सभी पढ़ें। तो पुस्तक है, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जो रील्स के दौर है, इसमें लोगों के पास इतना समय नहीं है कि लंबे वीडियो देख पाएँ, उनके लिए बोझिल हो जाता है। तो मैं फटाफट क्विक मैगी स्टाइल में इस पुस्तक का टीजर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पुस्तक है मेरे मित्र कुमार अमृतेश की लिखी हुई पेपर बोट। ये पुस्तक काफ़ी पतली है, आकर्षक है। इसका जो मुख्य पृष्ठ है, इस पे एक पर्वतीय प्रदेश का चित्र है, शायद ये लद्दाख का चित्र लग रहा है, और बगल में 2 युगल बैठे हुए हैं। इसमें एक पुरुष है और एक महिला है। मैं इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो परिभाषा चेंज हो रही है, इसमें युगल सिर्फ कहना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि आजकल युगल समलिंगी भी हो सकते हैं, विपरीत लिंगी भी। इसलिए मैंने स्पष्ट करना जरूरी समझा। हाँ, यह प्रश्न है कि ये दोनों कौन हैं। प्रेमी युगल भी हो सकते हैं, सहकर्मी भी, या अनायास कभी यात्रा के दौर में जब 2 लोग आपस में मिलते हैं, ऐसे ही बैठ के बात करते हैं, शायद वो भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी होगी। तो इसके बाद मैं इसमें एक नई परंपरा देख रहा हूँ। इसमें लेखक का फुल पृष्ठ पे एक चित्र है, तो एक अच्छी परंपरा है। उसके बाद सृजा पब्लिशर्स दिल्ली की है, उसने इसे प्रकाशन किया है, इसका प्रकाशन किया है। फिर उन्होंने
अपने जो प्रियजन हैं उनको ये पुस्तक समर्पित की है। अमृतेश ने इसके लिए आभार प्रकट किया है। फिर एक संपादक की कलम से कुछ चीज़ लिखी गई है, काफ़ी पढ़िए आप, काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अनेक किरदारों से मिलते हैं जिनकी अपनी एक कहानी होती है। एक गाना भी मुझे याद आ रहा है, शायद कुछ इस ढंग से है, हम यूं ही चलते रहें, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो उसी के सारांश के तौर पे इन्होंने इस संपादक ने लिखा है। उसके बाद कुमार अमृतेश ने लिखा है, जो इसका इंडेक्स है। किताबें पढ़ना यात्राओं जैसा होता है, इसमें दूरी मीलों में नहीं पन्नों में तय होती है। इसमें कई किरदार मिलते हैं, कई मोड़ मिलते हैं और कई किस्से मिलते हैं। कुछ अपना सा लगता है, कुछ नया सा लगता है। तो शायद हम लोग भी ऐसे महसूस करते हैं कि जब हम जिंदगी जब यात्रा दौर चलती रहती है, जीवन की यात्रा चलती रहती है, इसमें कई किरदार मिलते हैं। कुछ तो काफ़ी समय के लिए मिलते हैं और हमारे जहन में हमेशा के लिए अपना स्थान बना लेते हैं। तो कुछ इसी तौर पे ये पुस्तक लिखी गई है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको इसका इंडेक्स में जो कहानी है उसका शीर्षक के बारे में बताता हूँ एक एक करके। पहली कहानी है दादू भी मॉल जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है इसमें कोई बच्चा है जो अपने दादू को मॉल लेके जाना चाहता है। तो संभवतः इसमें 3 पीढ़ियाँ होगी, एक बच्चा होगा, उसके पिता होंगे और फिर दादू होंगे। जब ऐसी कहानी होती है तो इसमें हमेशा पीढ़ियों का संघर्ष होता है, विचार मूल्यों का संघर्ष होता है। हमने प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी थी, उपन्यास पढ़ा था गोदान, जिसमें होरी है और उसका जो पुत्र है गोबर, उसमें काफ़ी विचारों का जो द्वंद्व है, पीढ़ी का जो संघर्ष है, काफ़ी दिखता है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो पीढ़ियों का संघर्ष है वर्तमान दौर में चल रहा है। ऐसा नहीं है, हर दौर में, हर काल में पीढ़ियों का संघर्ष चलता रहता है। जैसे 2 पीढ़ी होती है, दोनों के विचार मूल अलग होते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है कि जो पीढ़ी है ये उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, काफ़ी जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं। 10 साल का गैप एक पीढ़ी का गैप माना जाता है, लेकिन आजकल शायद 7 साल 6 साल में एक गैप हो जा रहा है। जो आपसे 6 साल छोटे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो आपको आदिमानव की तरह सोच रहे हों, आपको आदिम प्रवृत्ति और आदिम सोच के प्रतीक समझ रहे हों। ऐसा संभव है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होगा। उत्सुकता बनी रहे, इसलिए मैं सब कुछ और कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बारे में मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। दूसरी कहानी है पेपर बोट, कागज़ की बोट। जब भी पेपर बोट के बारे में मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, मेरे दिमाग में ये विचार कौध जाता है, रूमानियत सी आ जाती है। बचपन में ना, जब हम लोग पेपर का बोट बना के बारिश के पानी में उसे डालते थे और देखते थे हमारी नाव कितनी यात्रा तय कर रही है। एक जगजीत सिंह का गज़ल भी है, मेरा सुर इतना अच्छा नहीं है तो मैं आप लोगों को झेलने के लिए बाध्य नहीं करूँगा, पर इसके जो लिरिक्स है वो मैं कोशिश करता हूँ, याद करता हूँ। कुछ इस तरह से है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो मेरी जवानी, एक कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी। तो ये भी कुछ कहानी कुछ रूमानियत से भरी होगी, आप इसे पढ़िए और बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। तीसरी कहानी है खुरेजी खास। इस खुरेजी खास के बारे में कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। शायद किसी जगह की चर्चा होगी, जैसे दिल्ली में बहुत सारे जगह हैं, हौज खास, उस टाइप की कुछ होगी जहाँ पे लेखक को कुछ दिलचस्प वाकया नज़र आया होगा जिसके बारे में वो कुछ बताना चाहते हो, कहना चाहते हो, जिसे उन्होंने कहानी के तौर पे
इस पे प्रस्तुत किया है। और चौथी कहानी है दूसरी औरत। जब कभी हम दूसरी औरत के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो हमेशा समाज ने उसे एक विलेन के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरी औरत अर्थात ऐसी औरत जो पहली औरत के प्यार को छीन रही हो, डकैती कर रही हो, स्टीलिंग ऑफ लव। और जो पुरुष है कुछ अय्याश किस्म का कुछ पुरुष रहा होगा जो अपनी पत्नी के प्यार को, पहली औरत के प्यार को किसी और से साझा कर रहा है। ये अन्याय तो है ही पहली औरत के साथ, लेकिन हमेशा सही हो ऐसा भी नहीं रहा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कुछ मजबूरियां रही होगी, कोई बेवफा ऐसे ही नहीं होता। तो पढ़िए दूसरी औरत को, कहानी को, और आपका परिप्रेक्ष्य क्या है इसके बारे में हमें बताइए। जो पांचवी कहानी है नाम में क्या रखा है, इसकी समीक्षा, इस कहानी की समीक्षा मैं कर चुका हूँ, मेरे चैनल पर शायद अपलोड भी किया था, तो आप वहाँ पढ़ के इसको समझ सकते हैं नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन नेम। छठी कहानी है किराए का घर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं और इसको संक्षिप्त करने का प्रयास करता हूँ। किराए का घर, जब भी हम किराए के घर के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा कुछ अस्थायीपन, टेम्पररी फील जैसा कुछ महसूस होता है। और जैसा कि मेरा दार्शनिक मन जो बोलता है कि जीवन क्या है, किराए का घर ही तो है, कुछ समय के लिए आए हैं, फिर वापस हमें जाना है जहाँ से हम आए थे। हो सकता है कि आपको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं हो, लेकिन इस पर तो विश्वास करना ही होगा कि आपकी जीवन है, हमारी जो जीवन है काफ़ी छोटी है, तो इसमें किसी खास चीज़ से ज़्यादा आसक्ति या ज़्यादा प्रेम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताया है, सर्वम दुखम दुखम, अर्थात चारों तरफ दुख है, दुख के कारण है, और चारों तरफ दुख है, दुख के कारण है, इससे मुक्ति मिल सकती है और इसके उपाय हैं। और जो उपाय हैं उसमें जो अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसमें एक है आसक्ति नहीं रखनी है किसी चीज़ से, ये तो आपको दुख होगा। इसके बारे में कई विस्तार से पूरे वीडियो में बताऊंगा कि आर्य सत्य क्या है, दुख का कारण क्या है, इसके निवारण के उपाय क्या है। फिलहाल तो किराए के घर के बारे में बात कर रहा था, तो हाँ कुछ ऐसी कहानी होगी, किराए के घर में कैसी फीलिंग आती है, कैसा महसूस होता है, इसके बारे में कुछ होगा ऐसा। 7वां है न्यूटन का तीसरा नियम। हम सभी ने पढ़ा होगा न्यूटन का तीसरा नियम कि हर क्रिया के विपरीत एक क्रिया होती है। जैसे आपने किसी को बुरे शब्दों में, नफरत भरे शब्दों में किसी को बोला, तो वो भी आपको इसी आवेग और इसी नफरत भरी, विष भरी शब्दों से आपको प्रतिक्रिया देगा। लेकिन समाज में क्या जरूरी है कि हर क्रिया को हम ऐसे ही प्रतिक्रिया दें? क्यों ना कुछ नया करें? क्यों हमेशा कीचड़ को धोने के लिए कीचड़ ही उछालें? ऐसे भी कीचड़ को धोने के लिए कीचड़ की आवश्यकता तो है नहीं, शीतल जल की आवश्यकता है। तो सामाजिक जीवन में न्यूटन का तीसरा नियम लागू ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें समाज में सद्भाव रखें, शायद इसी के बारे में कहानी है, आप पढ़िए। 8वीं है 21वीं सदी का हल्कू। हम सभी हल्कू के बारे में जानते होंगे। अगर आप बोलें कि आप नहीं जानते हैं तो आपके साहित्यिक रुचि पर मैं प्रश्न लगा दूंगा। जिस तरह से अगर कोई बोले कि हिंदी फिल्म की प्रेमी है और वो शोले नहीं देखा उन्होंने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं देखा, वैसे ही अगर साहित्यिक प्रेमी है और हल्कू के बारे में नहीं जानते। हल्कू प्रेमचंद की एक कहानी है पूस की रात। उसमें एक किसान के साथ एक स्वान है। कुत्ता बोलने में मुझे डर लगता है क्योंकि आजकल पेट जो ऑनर्स हैं
वो काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं, तो मैं स्वान कह के काम करना शुरू करता हूँ। तो उसकी कहानी है हल्कू। एक किसान और एक पशु के बीच में जो आत्मीय संबंध हो सकता है, काफ़ी हृदय से जुड़ी हुई कहानी है। आप उसको भी पढ़िए और इस कहानी को पढ़िए कि लेखक ने इसमें क्या नया आयाम लगाया है। 21वीं सदी के हल्कू कैसा है, ये पूछ की रात भी पढ़े। कुछ कुछ कहानियाँ ऐसी है जिसको पढ़ना ही होगा। अगर इसे नहीं पढ़ेंगे तो समझिए कि आपकी पूरी साहित्यिक रुचि का प्रश्न तो उठता ही है, आपकी समझ पे भी प्रश्न उठ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ा, तो मैं ये कहूँगा कि आप युवा हुए ही नहीं, सीधे बचपन से प्रौढ़ावस्था में आ गए। कुछ कुछ चीज़ें हैं, गुनाहों का देवता शायद पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसकी समीक्षा प्रस्तुत करूँगा। अगर आपने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ा है तो शायद आप जवान हुए ही नहीं। किशोरावस्था का जो प्रेम होता है ना, रोमानियत का प्रेम, प्रेमिका के लिए आग लगा दूंगा, सबसे लड़ जाऊंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊँगा, वो वाला प्रेम की उसमें वर्णन है गुनाहों की देवता में। तो वैसे ही आप इस 21वीं सदी की हल्कू की जो कहानी है उसको भी पढ़िए। नवी कहानी है अपॉइंटमेंट लेटर। पहले के ज़माने में ऐसे होते थे कि प्रेमी युगल अपनी प्रेमिका की पत्र का इंतज़ार करते थे, लेकिन आज इस बेरोजगारी के दौर में जिसकी चाहत सबसे ज़्यादा है, जिसकी प्रतीक्षा सबसे ज़्यादा होती है, वो है अपॉइंटमेंट लेटर। इसी के ऊपर कुछ कहानी होगी, आप पुस्तक को पढ़िए। और 10वीं और अंतिम कहानी है गुरनील दलवीर की। एक कहानी मैं पढ़ी है, इसे रुक नहीं पाया था, आप ही पढ़िए इसको। एक प्रेमी युगल की कहानी है, एक आत्मीय संबंधों की कहानी है। एक जो प्रेम होती है ना, अशरीरी प्रेम, जो शरीर से प्रेम करते हैं, वो प्रेम का सबसे निचला दर्जा होता है, निचले स्तर का। असली प्रेम का मजा तो अशरीरी प्रेम में है। प्लेटोनिक लव में जो मजा है, आप किसी के रूह में उतर के जो आत्मा की जो बीना है उसको जो झंकृत करते हैं ना, वो होता है अशरीरी प्रेम। शरीरी प्रेम कुछ नहीं है, एक वासना है। जो दैवीय है, जो रूहानी प्रेम है, वो तो अशरीरी प्रेम ही है। इसमें 2 प्रेमी युगल हैं, उसके बारे में कुछ अशरीरी प्रेम के बारे में, किशोरावस्था के जो प्रेम है उसके बारे में एक कुछ कहानी है, आप पढ़िए। आपको मेरी ये टीजर कैसा लगा? क्या मैं जो सोचा है इसको मैं कंटिन्यू करूं या विराम दूं, इसके बारे में कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा उत्साहित हूँ और समीक्षा करूँ। आप खुल के लिखिए, आप ये भी लिख सकते हैं तुमसे ना हो पाएगा, ये भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखेंगे तो मैं कुछ और प्रयास करूँगा, लेकिन कुछ तो करूँगा, कुछ नया जरूर करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरी मैंने जो पुस्तकें पढ़ी है, जो कुछ भी सीखा है, मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ऐसा मैं ज़रूर कुछ करूँगा, कुछ नया प्रयास करूँगा। अगर लगे कि मैंने समीक्षा या कुछ आपको पुस्तक पढ़ने के प्रति आपकी रुचि जगा पाया हूँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं आगे और भी पुस्तकों की समीक्षा करूँगा। आपके पास समय की कमी होगी तो मैं उन पुस्तकों को पढ़ के आपकी कहानी भी सुनाऊँगा और बताऊँगा भी कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ें। आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है जो चाहते हैं कि मैं उस पुस्तक की समीक्षा करूं, उसके बारे में भी बताएं। मैं प्रयास करूंगा, मैं समय निकाल के कि मैं उन पुस्तकों की समीक्षा करूं। तो चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि सभी यूट्यूबर बोलते हैं, तो मुझे भी तो बोलना ही है। हाँ, अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरी उत्साह में वृद्धि होगी। तो मेरी बैटरी भी अब डाउन होने वाली है मोबाइल की। तो चलिए, आज के लिए विराम लेता हूँ। क्योंकि आज बसंत पंचमी था,
तो मैंने बोला था कि आज शुरुआत करना ही है, शुभ अवसर था, तो शुभ अवसर पे मैंने शुरुआत किया है। तो आज मैं विदा लेता हूँ आप सभी को फिर से। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति, जय हिंद।